ओके, लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। सबसे पहले समझते हैं कि लीज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज? लीज इज ए एग्रीमेंट। किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? बिटवीन टू पार्टीज। वन इज लेजर एंड सेकंड वन इज लेजी। आप पूछोगे सर हु इज ए लेजर? एसेट्स का ओनर। सपोज ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ, तो मैं बन गया लेजर। आई एम द ओनर ऑफ द एसेट्स। आप बोले सर हमको ये बिल्डिंग चाहिए, आप बन गए लेजी। यू आर द यूजर ऑफ एसेट्स। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं ओनर हूँ लेजर, आप इसको यूज करोगे, भाड़ेदार हो, लेजी हुआ, तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। कंसिडरेशन पीरियडिक पेमेंट होगा। अगर आप हर महीना का महीना पेमेंट करो या ईयरली ईयरली पेमेंट करो, ठीक है। और उस पेमेंट के बदले मैं क्या करूंगा, इसको, ये जो लेजी है, लेजी क्या करेगा, उसको यूज करेगा। कौन यूज करेगा उसको? एसेट्स को यूज कौन करेगा? लेजी यूज करेगा। कितना टाइम के लिए? फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि इतना समय के लिए आप एसेट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लीज का टाइप्स क्या होता है? कितना टाइम के लिए यूज कर सकते हो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आप लीज कर रहे हो। तो लीज दो टाइप्स का होता है, एक फाइनेंस लीज होता है और दूसरा ऑपरेटिंग लीज होता है। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली अगर एसेट्स का कॉस्ट है सपोज 100 करोड़ और आप रेंट के तौर पर 90 करोड़ या उससे ज्यादा पेमेंट कर दे रहे हो, एसेट्स का कॉस्ट कितना है? 100 करोड़। और आप एक लीज एग्रीमेंट किए कुछ समय के लिए, उस ड्यूरेशन में आप एसेट्स का कॉस्ट का 90% से ज्यादा अगर पे कर दे रहे हो, मोर देन 90% पे कर दे रहे हो या 90%, तो उसको कौन सा लीज बोलेंगे? फाइनेंस लीज। और अगर 90% से कम का पेमेंट हो रहा है तो ऑपरेटिंग लीज कहा जाएगा। तो बेसिकली फाइनेंस लीज एक लोन एग्रीमेंट होता है जहां पर आप 15 साल 20 साल के लिए एसेट्स को ले रहे हो और हर साल आप पेमेंट करते रहो। इट्स ए लोन एग्रीमेंट। ऑपरेटिंग लीज 2 साल 3 साल 5 साल का होगा। आप एक बिल्डिंग को लिए, कोई कमर्शियल पर्पज में यूज कर रहे हो, जब तक मकान मालिक कुछ बोला नहीं। जैसे लेजर बोला कि नहीं बिल्डिंग को खाली करा, मेरे को किसी को और देना है या रिनोवेट करना है, आप खाली करके चले गए, तो दिस इज प्योरली अ रेंट एग्रीमेंट। ये रेंट एग्रीमेंट होगा और ये लोन एग्रीमेंट होगा। अगर रेंट एग्रीमेंट होगा और अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेंट दिखाओगे तो खर्चा के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फाइनेंस लीज में क्या होता है ना, आप एसेट्स के ओनर बन जाते हो, यू आर द ओनर ऑफ द एसेट्स, ठीक है। बैलेंस शीट में आप उसको दिखाओगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मैंने इस बिल्डिंग को लीज पे लिया, वो मेरा एसेट्स है। तो अगर वो एसेट्स है तो उसका क्या चीज दिखाओगे आप? डेप्रिसिएशन दिखाओगे पहला। और उस एसेट्स के लिए आपने लोन ले रखा है, कोई लोन लेके रखा हुआ है कि हाँ मेरे को इतना पेमेंट करना है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट हो दिखाओगे। तो फाइनेंस लीज में खर्चा क्या दिखाओगे? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग लीज में खर्चा क्या दिखाओगे? रेंट दिखाओगे। फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा लेजर से लेजी के पास में आफ्टर द लीज पीरियड, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीज में नहीं होगा, ये लॉन्गर पीरियड के लिए होगा, ये शॉर्टर पीरियड के लिए होगा। और क्या है, अगर फाइनेंस लीज में आप जा रहे हो 20 साल के लिए, 18 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, कोई बड़ा सा बिल्डिंग ले रहे हो, उस बिल्डिंग का 90% से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी आप ही बियर करोगे, बिकॉज यू आर बेसिकली द ओनर ऑफ द बिल्डिंग माना जाएगा। और ऑपरेटिंग लीज 2-3 साल के लिए हो तो रिपेयर और मेंटेनेंस को कौन कौन बियर करेगा? बिल्डिंग का मालिक लेजर, वो मेंटेन करेगा। फाइनेंस लीज को कैंसिल नहीं किया जा सकता। एक बार 20 साल का एग्रीमेंट हो गया, आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, कैंसिल हो सकता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया तो फाइनेंस लीज को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज फाइनेंस लीज कैंसिल नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग लीज में क्या रहेगा? लीज कैंसिल हो सकता है ना। जैसे फाइनेंस लीज मान लो एक प्रकार का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, शादी कर लिया, अब कैंसिल नहीं हो सकता। स्पेसिफिक केस, कुछ स्पेशल घटना होगा तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज ये लाइफ टाइम रह जाएगा। और ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, कॉलेज में दोस्ती हुआ है, दोस्ती यारी हो गया, फिर झगड़ा हो गया, जा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तो वो कौन सा लीज हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा, है ना। ज्यादा बोलना सही नहीं है, ठीक है। तो ये लीज का थ्योरी है।
इलस्ट्रेशन 1, अरुण लिमिटेड हैज टेकन ए इक्विपमेंट ऑन ऑपरेटिंग लीज। अरुण लिमिटेड है, वो क्या ले रहा है? ऑपरेटिंग लीज ले रहा है। और लीज का जो पीरियड है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लीज? वो है 5 ईयर। ठीक है, उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, देयर इज ए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि पहला साल और दूसरा साल कोई पेमेंट नहीं होगा। आई थिंक फर्स्ट 2 ईयर में कोई पेमेंट नहीं होगा। सपोज ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में कोई पेमेंट नहीं होगा, सेकंड ईयर में कोई पेमेंट नहीं होगा, थर्ड ईयर में पेमेंट कितना होगा? 21 लाख, और फोर्थ ईयर में 21 लाख। ठीक है, और फिफ्थ ईयर में 21 लाख का पेमेंट होगा। तो आप इसको कैसे करके शो करोगे इनकम और एक्सपेंस, सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे शो करोगे? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात ये होता है कि टोटल पेमेंट कितना हो रहा है। 21 लाख इंटू 3, टोटल 63 लाख का पेमेंट हो रहा है। और वो बेनिफिट कितना साल उठा रहा है? 5 साल। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल वो बिल्डिंग खाली करके भागेगा। पहला 2 साल बिल्डिंग में रहेगा, भाड़ा कुछ नहीं देगा, तीसरा साल से पेमेंट करेगा। डिवाइडेड बाय बेनिफिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। कितना साल का बेनिफिट ले रहे हो? 5 साल का। तो हर साल का कितना हो रहा है? 12.6 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल आप 12.6 लाख का खर्चा दिखाओगे कि लीज की वजह से हम बिल्डिंग का जो भाड़ा दे रहे हैं वो 12.6 लाख हर साल खर्चा हो रहा है। ऑल्दो आप खर्चा जो है वो तीसरे, चौथे और 5वें साल कर रहे हो, पहले साल और दूसरे साल खर्चा नहीं कर रहे हो, फिर भी हमारा अकाउंटिंग में तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। और अकाउंटिंग का मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है वो मैच करना चाहिए, है ना। जो आप बेनिफिट ले रहे हो और उसके बदले जो खर्चा करे वो मैच करना चाहिए। अब ये 2 साल बेनिफिट लिए और दिखा दिए बुक्स ऑफ अकाउंट की कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फिट गया ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप खर्चा 3 साल की हो लेकिन उसको 5 साल में डिवाइड करोगे और हर साल इक्वली खर्चा को दिखा दोगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 वाला। देखो, एक एसेट्स का लाइफ कितना साल है? 5 साल। और उस एसेट्स का वैल्यू कितना है? 15 लाख रुपया। पर आप उस एसेट्स को कितना साल के लिए लीज पे ले रहे हो? 3 साल के लिए ले रहे हो। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन मतलब क्या? आप पेमेंट कितना करने वाले हो? मशीन का फेयर वैल्यू कितना बता रहा है कि 15 लाख। कोई भी अगर आज के डेट में पेमेंट करेगा तो 15 लाख के आसपास पेमेंट करेगा। जैसे ये लीज खत्म हो जाएगा, उस मशीन को अगर मार्केट में बेचने जाओ तो कितना रुपया मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। और रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है अभी IRR मार्केट में? 10%। PVIF और PVIF पे दिया हुआ है। आपको निकालना है कि बताओ ये ऑपरेटिंग लीजिए या फाइनेंस लीजिए, और दूसरा इसमें से इनकम कितना हो रहा है लेजर का। सबसे पहले रेसिडुअल वैल्यू कितना है बताओ? 2 लाख। ये 2 लाख रुपया कब मिलेगा? लीज खत्म होने के बाद। लीज कब खत्म हो रहा है? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद 2 लाख मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसका? 3 साल के बाद अगर देखो ये नंबर लाइन है, दिस इज 1 2 3। 3 साल के बाद कोई चीज 2 लाख रुपया में 2 लाख रुपया मिलेगा उसका। तो आज उसका वैल्यू जानने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसका प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.7513। कितना निकल रहा है? 20
1,50,260। इसका मतलब 3 साल बाद जो मशीन को आप बेचोगे स्क्रैप के हिसाब से वो 2 लाख रुपया मिलेगा। आज उसका वैल्यू कितना है? 1,50,260 रुपया। ठीक है, तो फेयर वैल्यू कितना था मशीन का? 15 लाख। उसमें से कितना वापस मिल जाएगा? 1,50,260। तो बाकी कितना बचा? ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे मशीन का कॉस्ट के साथ। अतः मशीन का कॉस्ट कितना था? और आपने ये क्या निकाला? 13,49,740। इसका मतलब मशीन का लाइफ में 15 लाख का मशीन का आप इतना वैल्यू पेड कर दे रहे हो। अगर एक मशीन का, जैसे मान लो आप एक मशीन को ले लिए 15 लाख रुपए में, ठीक है, और आप उसका रेंट पे कर रहे हो, लीज रेंट पे करे, और 3 साल के बाद मशीन का वैल्यू इतना बच रहा है। 15 लाख का मशीन था, उसका 10% कितना होता है? लगभग 1.5 लाख रुपया। 10% खाली वैल्यू बच रहा है, मतलब 90% उसका वैल्यू क्या हो गया? यूज हो गया। तो इसका परसेंटेज निकालो, अप्रोक्सीमेटली 90% निकलते रहेगा, है ना? कितना निकल रहा है? 89.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% निकल रहा है। तो अगर कोई लीज का, एसेट्स का 90% वैल्यू आप पे कर दे रहे हो, तो कौन सा लीज हो जाएगा? वो फाइनेंस लीज हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एज द लीज पेमेंट रिजल्ट्स more than or equal to 90% of लीज एसेट्स का 90% पेमेंट कर रहे हैं, दिस इज ए फाइनेंस लीज। ये कौन सा लीज है? फाइनेंस लीज है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई ये हमारा फाइनेंस लीज है बोल के। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग? ऑन अर्न्ड इनकम। अगर ये लीज एक्ट है तो लीज से पक्का प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो हुए रहेगा, वो भी देख लेते हैं। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? आप नेट वैल्यू तो निकाले थे ना अभी? 15 लाख रुपया का एसेट्स के थे, आप स्क्रैप वैल्यू माइनस किए थे 1,50,260, तो क्या निकला था? 13,49,740। करेक्ट। अब आप हर महीना लीज का पेमेंट, हर साल लीज का पेमेंट करोगे तो ईयरली लीज पेमेंट कितना होगा? ईयरली लीज का पेमेंट कितना होगा, या ईयरली लीज का रेंट कितना रिसीव करेंगे हम लोग? 13,49,750 डिवाइडेड बाय PVIF A 10% कॉमा 3, 13,49,740। इसका PVIF है 2.4868। तो बताओ क्या निकल रहा है ईयरली लीज? 5,42,762। ये आपका ईयरली लीज पेमेंट हो रहा है। तो कितना साल आप पेमेंट करोगे? टोटल पेमेंट रिसीव्ड, अगर हम लोग लेजर हैं और हम लोग लीज का रेंट रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग कितना रिसीव करेंगे? 5,42,762 कितना साल रिसीव करेंगे? 3 साल रिसीव करेंगे, प्लस 3 साल के बाद अगर उसका स्क्रैप वैल्यू वो भी तो मिलेगा 1,50,260, तो टोटल कितना पैसा मिलेगा बताओ? नहीं निकाल पा रहे हो क्या? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ प्लस करो, उतने निकल रहा है। हाँ सॉरी, ये 3 साल मिलेगा और 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। तो टोटल कितना पैसा मिला?
टोटल हम लोग को इतना पैसा मिलेगा, लेस एसेट्स का वैल्यू कितना था, फेयर वैल्यू एसेट्स का 15 लाख था। तो ऑन अर्न इनकम कितना आपका इनकम हुआ, ये आपका ऑन अर्न इनकम है, ठीक है। रुपीस का सिंबल देते रहना सब तरफ, इतना रुपया आपका ऑन अर्न इनकम है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को देखो, आपका एसेट्स का जो 15 लाख था उसमें से 5 साल के बाद, सॉरी लीज पीरियड के बाद 1,50,260 मिल जाएगा। तो बाकी जो पैसा है, ये वाला पैसा हम लोग को किससे लेना है, हम लेजर हैं, किससे लेना है, लेजी से लेना है। ये पैसा लेजी से लेना है, तो लेजी से पैसा कितना कितना लेंगे ईयरली, उसके साथ पीवीआईएफ में डिवाइड कर दिए तो पता चला हम लोग लेजी से हर साल 5,42,762 रुपया लेंगे। पीवीआईएफ में डिवाइड कर देने से क्या होगा, ये वाला जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो ईयरली इंस्टॉलमेंट मिलेगा वो 5,42,000 निकलेगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 5,42,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 लाख से ज्यादा ही निकलेगा ना। दैट मीन्स ये जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। जब इसके साथ आप पीवीआईएफ डिवाइड कर दोगे ना, तो जो निकलेगा ना ईएमआई ईयरली या एनवीटी जो निकलेगा उसके अंदर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हम लोग कितना पैसा ले रहे हैं उस बंदे से, इतना पैसा हम लोग ले रहे हैं टोटल, और जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएगा हम उसको बेचेंगे तो 2 लाख और मिलेगा, टोटल 18 लाख मिलेगा। दैट मीन्स विद इंटरेस्ट ये वाला। और आपने लगाया कितना पैसा था एसेट्स पे, 15 लाख, तो 3,28,286 आपका ऑन अर्न इनकम है। ऑन अर्न इनकम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग खड़े हो रहे हैं यहाँ पर 0 पॉइंट ऑफ टाइम में आज खड़े हो रहे हैं और अभी से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि उसको अगर हम लोग लीज पे देते हैं और ईयरली इतना पैसा रिसीव करते हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आज देख रहे हैं हम लोग कि 3 साल के बाद मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसलिए उसको ऑन अर्न इनकम कहा गया, ठीक है। अब इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे को आंसर बताना, बुक मत पलटाओ, उसमें आंसर भी दिया रहेगा। द पर्सन हु अंडरटेक एन एग्रीमेंट, द पर्सन हु अंडरटेक एन एग्रीमेंट कन्वे टू अनदर पर्सन, एक पर्सन एक एग्रीमेंट बनाएगा, सामने वाले को बोलेगा भाई मैं तेरे को राइट टू यूज देता हूँ, तू इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। उस आदमी को क्या बोलेंगे, लेजर बोलेंगे। ऑपरेटिंग लीज को क्या किया जा सकता है, रिवोकेबल या नॉन रिवोकेबल, रिवोकेबल कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा, विच लीज ट्रांसफर रिस्क एंड रिवार्ड एज दैट ऑफ ओनर, ओनर के पास जितना रिस्क और रिवार्ड रहता है, मतलब लेजर के पास जितना रिस्क और रिवार्ड रहता है प्रॉपर्टी का, वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा लेजी के पास। कौन सा लीज में, फाइनेंशियल लीज में, ठीक है। कौन सा लीज में मेंटेनेंस और रिपेयर्स का खर्चा लेजर के जैसा लेजी बॉन्ड करता है, फाइनेंशियल लीज में। और कौन सा लीज में मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा लेजर बियर करता है, ऑपरेटिंग लीज में। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा लीज होता है, ऑपरेटिंग लीज। ए लीज विच इज जनरली नॉट कैंसिलेबल, जो कि नॉर्मली कैंसिल नहीं हो सकता है, उसको कौन सा लीज बोलते हैं। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के बीच में क्या डिफरेंस है, एक तो ऑपरेटिंग लीज कैंसिल हो सकता है, फाइनेंस लीज कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन फाइनेंशियल लीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, लीज एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ टैक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से फाइनेंस लीज हो रहा है, हम फाइनेंस लीज लिए हैं तो एसेट्स के तौर पर कौन दिखाएगा बैलेंस शीट में उसको, लेजर या लेजी, लेजी दिखाएगा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस बोल के दिखाएगा, ठीक है। और नीचे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, पूरा इसी के जैसा सेम है। डिफरेंस क्या दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है 3 साल 5 साल सेम है, ये 15 लाख की जगह इसको कितना कर दिया है, 7 लाख कर दिया है, और ये भी 15 लाख की जगह कितना कर दिया है, इसको 7 लाख कर दिया है। रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख की जगह कितना कर दिया है, 75,000 कर दिया है, ठीक है। सब कुछ सेम है, आपको निकालना है ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंशियल लीज है, और इसका ऑन अर्न इनकम निकालना है। इसी प्रोसेस पे नंबर को सॉल्व करो।
देखो क्या कर पा रहे हो।